साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं एक नए क्लास के साथ। और आज इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे समान भूगोल या ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा था उसके बचे हुए भाग को। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय मिट्टी के बारे में। भारतीय मिट्टी के 8 स्वरूपों को पढ़ना था, जिसमें 6 स्वरूप की चर्चा हो चुकी है। 6 प्रकार की मिट्टी हम देख चुके हैं एक करके। 2 और प्रकार है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक दलदली मिट्टी और उसके बाद फिर पर्वतीय मिट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं ये 2 महत्वपूर्ण मिट्टियों की विशेषता के बारे में। तो पहला जो मिट्टी है आज जो हम लोग देखेंगे नाम है दलदली मिट्टी। इसका कुछ और भी नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं इसको पीट मिट्टी भी लिखा जाता और अंग्रेजी में इसी को मार्सी सॉइल, ये ध्यान रखना है, मार्सी सॉइल के नाम से जानते हैं। या नॉर्मली कहीं कहीं इस मिट्टी को गीली मिट्टी भी कहा जाता है। सब का अर्थ एक ही है, अलग अलग स्थानीय तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में इसको देखा जाता है गुणों के आधार पर। तो गीली है मतलब कीचड़ युक्त है, और जब कीचड़ युक्त होता है तो उसी को दलदल कहते हैं। और दलदल को अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है, इसलिए मार्सी सॉइल। तो इस रूप में इसका नामकरण है जो ध्यान रखना। अब जो मिट्टी जो है ध्यान देना है कि ज्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जहां पर डेल्टा का विकास होता है, ये ध्यान रखना है, डेल्टा का विकास होता है। तो जहां डेल्टा का विकास होगा उन प्रदेशों में या डेल्टाई क्षेत्रों में ये मिट्टी बहुतायत पाई जाती। और इसलिए इस मिट्टी को एक और नाम से भी जानते हैं जिसे डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं। तो नाम हमने कहा है कि नाम जब एक से अधिक हो जाए तो वो सब नाम आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो डेल्टा पर मिलता है ज्यादातर, इसलिए डेल्टाई मिट्टी भी हमेशा गीला होता है, पानी युक्त होता है, इसलिए गीली मिट्टी, और कीचड़ होता है तो दलदली मिट्टी। इसी को पीट सॉइल या मार्सी सॉइल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि डेल्टा के कारण जब हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो ये हमारा भारत है ऐसे, और यहां पर हिमालय ऐसे निकलती है और इस प्रकार से यहां गिरती है। इसके अलावा एक नदी इधर से निकल करके ऐसे आती है, ये गंगा नदी का है और ये ब्रह्मपुत्र नदी, और दोनों नदी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में जहां पर गिरती है मुहाने पर एक बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरबन का डेल्टा। अब यहां ध्यान दें कि डेल्टा है तो डेल्टा पर क्या होगा, इधर से पानी आएगा गंगा का, इधर से ब्रह्मपुत्र का, और समुद्र में तो है ही, मुहाने में अक्सर समुद्र ज्वार भाटा भी आता। तो निश्चित तौर पर ये जो एरिया होगा हमेशा पानी के प्रवाह में होगा, पानी की प्रचुर मात्रा होगी यहाँ पर, और पानी की वजह से ये हमेशा गीली रहेगी। दूसरा कि ये जो क्षेत्र होगा इसमें हमेशा पानी का जो बहाव होता है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है, तो दलदल वहां बड़ा क्षेत्र होता है। तो दलदल युक्त है, गीली मिट्टी है, पानी की बहुत प्रचुरता है, और ये मुख्य रूप से डेल्टाई प्रदेशों में। अब यहां ध्यान रखना है कि जब इन प्रदेशों की बात करेंगे, डेल्टाई प्रदेशों की, तो डेल्टाई प्रदेशों में चूंकि नदी का जल जा रहा है, वाटर फ्लो है, नदी का बहाव मुहाने के पास जाकर अपने लाए गए मलबों को वहां पर स्टोर करती है। तो ये जो पानी बह करके आ रहा है उसमें बहुत सारे कार्बनिक मटेरियल, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों की मौजूदगी की वजह से इस मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है जैविक मिट्टी के तौर पर। तो कभी कभी पूछ देगा इनमें से कौन जैविक मिट्टी है, तो ध्यान रखना है दलदली मिट्टी को। क्यों? क्योंकि कार्बनिक
पदार्थों की यहाँ पर प्रचुरता होती है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ दलदल है तो एक हमारा अपना एक सोच, एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि दलदल होगा तो ये कृषि कार्य के लिए यह मिट्टी उपयुक्त नहीं होगा। मतलब यहाँ कृषि कार्य आप अच्छे से नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। चूंकि दलदल है, हल बैल चलाना मुश्किल है, कृषि कार्य करना मुश्किल है, तो ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दलदली क्षेत्र है, कार्बनिक यौगिक है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पोषक तत्वों की मौजूदगी की वजह से इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण वनों या वनस्पतियों का विकास होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ वनस्पति अर्थात जंगल पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। वनस्पति या जिसको वन कहते हैं, जंगल कहते हैं, ये यहाँ पर पाया जाए, तो ये ध्यान रखना है। अब ध्यान देना है कि इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। और हम लोग पढ़ेंगे जब वन चैप्टर में, तो वहां पर चर्चा होगी कि ये सुंदरबन के डेल्टा का क्या महत्व है और किस प्रकार इसको हम लोग देखते हैं। तो दलदली मिट्टी, गीली मिट्टी या पीट सॉइल या मार्सी सॉइल। अब यहां ध्यान रखना, कीचड़ युक्त है, दलदली है, तो कुछ कृषि का जो थोड़ा बहुत होगा वो ध्यान रखना कि यहां पर थोड़ा बहुत धान की खेती होती है। ये ध्यान देना है कि धान की खेती कुछ हद तक यहां पर की जाती है, लेकिन हमने कहा कि ज्यादातर ये उपयुक्त नहीं है, कृषि कार्य यहां नहीं किया जाता, और इसलिए ध्यान देना है कि ये कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान देना है कि इन क्षेत्रों में जो मिट्टी होगी उसमें लवण भी पाया जाएगा, लवण मिलेगा। क्यों लवण मिलेगा? तो लवण की मौजूदगी होती है, और मौजूदगी का वजह क्या है कि ये दलदल जो है कीचड़ युक्त है, ये समुद्री वाटर की वजह से भी, और समुद्र के किनारे ही डेल्टा होता है, तो लवण की मौजूदगी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा पोटास का अभाव होता है, यहां पर ऐसे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। और ऐसे भी हमने कहा कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, पोषक तत्वों का अभाव है, दलदली मिट्टी है, कृषि कार्य करना मुश्किल है। लेकिन धान वगैरह, चूंकि धान कीचड़ युक्त एरिया में ही होता है, ज्यादा पानी चाहिए, तो उस रूप में धान की खेती वहां पर कुछ हद तक की जाती है। अब यहाँ के आगे बढ़े तो लास्ट में एक और मिट्टी है जो पढ़ना है, और वो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी के तौर पर एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे हमने कहा था कि एग्जाम में सबसे ज्यादा काली मिट्टी से सवाल पूछता, फिर जलोढ़ मिट्टी से पूछता, और फिर जो अभी पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी, उसको भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएगा। तो ध्यान रखना है बिल्कुल कि क्या है अगली मिट्टी। तो अगली मिट्टी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट में, वो एक इंपॉर्टेंट मिट्टी का प्रकार है, और उसी को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअली। तो कॉन्सेप्चुअली क्या ध्यान रखना है, उसी को ध्यान दें। तो अगला जो मिट्टी है, नाम है पर्वतीय मिट्टी, या इसी का नाम जंगली मिट्टी, या इसी का नाम निर्माणाधीन मिट्टी। निर्माणाधीन मिट्टी। तो ये मिट्टी का 8वां प्रकार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब यहाँ के बाद मिट्टी का जो टाइप्स ऑफ सॉइल टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद हम लोग मिट्टी से होने वाली भौगोलिक क्रियाओं को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो पहले देखते हैं पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं। तो साफ ही नाम से स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है, जंगली मिट्टी है, निर्माणाधीन मिट्टी है।
तो बिल्कुल ध्यान देना है कि मिट्टी का जो नामाकरण है उसके आधार पर अगर इसको स्टडी करें तो पता चलता है ये भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पहला तो यही ध्यान रखना। और पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है हिमालय का क्षेत्र। तो हिमालय का क्षेत्र ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया के तौर पर यहां देखा जाता। तो नॉर्मली एग्जाम में पूछ देगा कि हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी का कौन सा प्रकार, तो इसी को हम पर्वतीय मिट्टी कहें, जंगली मिट्टी कहें, निर्माणाधीन मिट्टी कहें। अब यहां ध्यान रखना है कि पर्वत है, माउंटेन एरिया है, तो पर्वत पर नॉर्मली प्लांटेशन बहुत होता है, बारिश होती है। जब बारिश का पानी आता है, नमी होता है, तो वहां पर तरह तरह के वनस्पति का डेवलपमेंट होता है। छोटे से लेकर बड़े बड़े वृक्ष वहां विकसित होते हैं, बहुत सारे जंगलों का विकास होता है। और जंगलों के विकास की वजह से ही इसको जंगली मिट्टी कहा जाता है। मतलब यहां पर वनस्पति का विकास होता है। वनस्पति या इसी को हम लोग नॉर्मली वन कहते हैं, का विकास होता है। पहला यही ध्यान रखना है, वनस्पति या वन का विकास होता है। और यही वजह है इसको हम जंगली मिट्टी कह रहे हैं। और शुरुआत में जब मिट्टी शुरू किए थे हम, तो आपको बताया गया था कि मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में नॉर्मली चट्टानें मिलती है, छोटी बड़ी पथरीले क्षेत्र होते हैं। और वही वेदरिंग के कारण, मौसम के प्रभाव से टेम्परेचर, प्रेशर, हवा, वर्षा, ये जो भी भौगोलिक दशाएं हैं उसको धीरे धीरे तोड़ती है, फोड़ती है, और वही चट्टान धीरे धीरे मिट्टी बनते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि चट्टान यहीं पर है और यहीं पर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, टूट फूट की क्रिया। और निर्माण की क्रिया शुरू होने के कारण अभी मिट्टी जो है पूरी तरह से बनी नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है, इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक दौर में। और इसी कारण से यह ध्यान रखना है कि मिट्टी चूंकि बन रही होती है, विकसित नहीं है, ये अभी अल्प विकसित अवस्था में है, पूरी तरह से मिट्टी का विकास नहीं हुआ। और इसलिए इस अल्प विकसित मिट्टी के कारण, अल्प विकसित मिट्टी को ही निर्माणाधीन मिट्टी कहते हैं। निर्माणाधीन मिट्टी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो तीनों नाम को समझना है। पर्वतीय क्षेत्र में है, खासकर हिमालय के क्षेत्र में। दूसरा, मुख्य रूप से यहां पर जंगल है, वनस्पति है, वन है, और ये मिट्टी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, विकास के क्रम में है, इसलिए निर्माणाधीन मिट्टी। और निर्माणाधीन मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में। अब आगे इस मिट्टी को चर्चा करें तो एक चीज ध्यान रखना है कि जंगल होगा तो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे के साथ साथ जानवर भी होंगे। कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी तक जैसे जानवर बड़े बड़े मिलेंगे। तो ये सब जीव जंतु, पेड़ पौधे और जानवर मिल करके जब इन मिट्टियों में शामिल होते हैं, क्योंकि अंततः सभी को मिट्टी में ही मिलना होता है, वो मानव हो या पृथ्वी का कोई भी नेचर का कोई भी बनावट है, वो अंततः मिट्टी में ही मिलेगा। तो इस क्षेत्र में चूंकि जो भी जीव जंतु है बहुत बड़ी मात्रा में, और वो जब सड़ते हैं, मरते हैं, डेड होते हैं, तो उनके शरीर का हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है। और मिलने के कारण ध्यान रखना है कि क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाएगी उसमें जीवांश बहुत अधिक होगा। जीवांश मतलब क्या होता है? जीव का अंश, जीव का अंश। तो जीव का अंश या जीवांश प्रचुर मात्रा में मिलेगा इस मिट्टी में, ये ध्यान रखना। तो प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि क्या विशेषता है जो आपको ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। अब यहां ध्यान रखना है कि जब जीवांश है, जीवों के शरीर का अवशेष अभी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है, बैक्टीरिया उसको अभी सड़ाने की प्रक्रिया में है। तो जब बैक्टीरिया किसी पर काम करता है, उसको अपघटित करता है, तो कुछ ना कुछ अम्ल बन जाता है, एसिड बनता है वहां पर,
जैसे दूध को बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करता है, दही बनाता है, तो देखते होंगे दूध दही बनने से दही में एक एसिड खट्टापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया इन जीवांशों पर काम करेगा तो एक स्पेशल केमिकल बनेगा जिसको एसिड कहते हैं, और एसिड बनने की वजह से ये माना जाता है कि ये मिट्टी मुख्य रूप से अम्लीय मिट्टी होती है। कौन मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। ये ध्यान रखना है, एसिडिटी बहुत अधिक होगा इस मिट्टी में, अम्ल की प्रधानता पाई जाएगी, एसिड पाया जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, ये सब हमने आपको यहां पर 4-5 पॉइंट में बताया। चारों पांचों पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलें तो ये जो क्षेत्र है पर्वतीय मिट्टी, यहां पर कृषि कार्य नहीं होगा, या कृषि कार्य जो होगा वो सीमित पैमाने पर होगा। कृषि कार्य सीमित होगा, मतलब थोड़ा बहुत कृषि कार्य होगा। क्यों? क्यों सीमित होगा? क्योंकि पर्वत है, मैदान नहीं है, खेत नहीं है, हल नहीं चलेगा यहां पर। आप बैल से या ट्रैक्टर से जोत नहीं सकते, क्योंकि पर्वत है, पहाड़ है, और पहाड़ में चट्टानें बिखरी हुई है, बड़ी छोटी बहुत सारी चट्टानें। वहां कृषि कार्य करना संभव नहीं, सिंचाई का साधन भी नहीं। लेकिन कृषि कार्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो भी होता है इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से एक विशेष कृषि होती है जो आपको ध्यान रखना है, और उस कृषि को झूम की खेती कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा एग्जाम में कि झूम की खेती भारत में होती है कहां? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। तो झूम की खेती या इसी का दूसरा नाम स्थानांतरीय कृषि भी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं इसको। तो झूम की खेती हम पढ़ाएंगे, जब कृषि चैप्टर आएगा वहां पर चर्चा होगी झूम की खेती क्या होती है, कैसे काम होता है, और किसको झूम की खेती कहते हैं। लेकिन आपको यहां चूंकि मिट्टी आई है तो इस मिट्टी के बारे में ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि अम्लीयता इस मिट्टी की प्रधानता, और अम्लीयता के कारण इस मिट्टी में मुख्य रूप से जो खेती होती है, एक तो चाय बहुत बड़े क्षेत्र में, चाय के साथ साथ कॉफी, कॉफी के साथ साथ मसाला, और मसाला के साथ साथ कुछ उष्ण कटिबंधीय फल, उष्ण कटिबंधीय फल, ये याद ध्यान रखना, फल की खेती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि चाय की खेती किस मिट्टी में होती है, तो कहेंगे चाय की खेती पर्वतीय मिट्टी में होती है। तो ध्यान रखना है कि चाय, कॉफी, मसाला, उष्ण कटिबंधीय फल जिसमें सेब, नाशपाती, ये सब जो है ये सब इसी पर्वतीय मिट्टी में विकसित होता है। मसाले की खेती मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, चाहे वो इलायची हो, गुलकी हो, लौंग हो, ये सब इन्हीं मिट्टियों में उगाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मिट्टी का प्रकार है जो आपको ध्यान रखना। अब इसके विस्तार की बात करें तो ध्यान रखना है कि भारत में ये पर्वतीय मिट्टी 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। और जब राज्यों की बात करेंगे तो हमने कहा ये मुख्य रूप से हिमालय के तराई या हिमालय के क्षेत्र में। तो हिमालय का जो जो एरिया है आप सब जानते हैं कि कहां पर, हम सब कुछ बता चुके हैं मैप के माध्यम से, पहले मिट्टियों को मैंने समझाया। अब यहां पर ध्यान देना है कि अगर पूछ दे कि मिट्टी कहां होगा, तो अब यहां ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश या असम, इन सब क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा केरल, मणिपुर, इन सब क्षेत्रों में भी पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यही पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब यहां एक चीज ध्यान देना है कि पर्वतीय मिट्टी में जो अम्लीयता होती है
वो इन फसलों के लिए जरूरी है, चाय कॉफी मसाला इन सब के लिए जरूरी है कि अम्लीयता होगा तो कॉफी चाय का उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे फसलों में ये अम्लीयता काफी नुकसान पहुंचाता है, और अम्लीयता जब कम करना होता है तो किसान इसके लिए कुछ चीजों का छिड़काव करते हैं खेतों में। अरे हम पहले बता चुके हैं आपको, तो बताइए कि एसिडिटी अगर कृषि कार्य में कम करना होगा तो क्या डालेंगे खेत में, क्या डाला जाएगा खेत में? तो ध्यान रखना आपको कि अम्लीयता को कम करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए, कम करने के लिए चूना का प्रयोग होता है, चूना का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि चूना में बेस का गुण है और एसिड है इसमें जीवांश की वजह से। हमने कहा ये जीवांश जो है इसकी वजह से एसिडिटी आ गया। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे, वहां पर चर्चा किया जाएगा कि एक अम्ल और एक क्षार रिएक्शन करता है तो लवण बनता है, और इस प्रकार अम्ल की अम्लीयता खत्म हो जाती है या कम हो जाती। और इसी के तौर पर चूना का प्रयोग किसान अपने खेतों में करते हैं जब उनको एसिडिटी को कम करना होता। तो यही पर्वतीय मिट्टी की बात। अब यहां जो पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये पर्वतीय मिट्टी जो हम पढ़ रहे हैं उसका वर्गीकरण होता है 3 भाग में। मतलब ये पर्वतीय मिट्टी का अपना 3 तरह का स्वरूप है, और उसी 3 स्वरूप का आपको ध्यान देना, जो अक्सर एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो पर्वतीय मिट्टी का जब आप अध्ययन करेंगे, पर्वत पर जाएंगे, तो आपको पर्वत पर ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी दिखेगी। सब पर्वतीय मिट्टी ही है, लेकिन चूंकि पर्वत में ही अलग अलग मिट्टी दिख रही है, इसलिए इसको वर्गीकरण के तौर पर 3 वर्ग में बांटा गया। मतलब पर्वतीय मिट्टी का मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण, तीनों को ध्यान देना है। मतलब कि पर्वतीय मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। और 3 प्रकार जब होगा तो कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे इस पर ध्यान देना। तो पर्वत का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि पर्वत किसको कहते हैं। पूछ दे कि पर्वत किसको कहेंगे, तो हमने कहा था कि पर्वत धरातल से उभरा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई कम से कम समुद्र तल से 1000 मीटर होनी चाहिए, शीर्ष नुकीला होना चाहिए और ढाल तीव्र होना चाहिए, उसको पर्वत कहते हैं। तो यही पर्वत है। अब पर्वत मान लें ऐसे कि एक पर्वत ऐसे हमने बना दिया, यही पर्वत है। इसको आप कोई भी पर्वत मान सकते हैं, हिमालय हो, अरावली हो, कोई भी क्षेत्र, ये पर्वत। तो पर्वत का ये बेस है, नीचे वाला पार्ट, ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे शीर्ष वाला पार्ट। तो पर्वत को जब देखेंगे आप, वहां पर मिट्टियों को स्टडी करेंगे, तो इस पर्वत में 3 तरह के जोन मिलेंगे आपको। एक जो नीचे पर मिल रहा, दूसरा जो बीच में मिल रहा, और तीसरा जो सबसे ऊपर मिल रहा। तो 3 जोन यही है। एक है ये पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। यही 3 भाग है जहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जा रही। यही पर्वत का क्षेत्र है, और ये अलग अलग लोकेशन है पर्वत में। अब यहां ध्यान रखना कि ये जो एरिया है, यहां से यहां, इसको अगर हम बांटे, तो हम इधर ही बांट देते हैं कि ये जो है इसका ऊंचाई 1000 से लेकर औसत 2000 मीटर के बीच है। तो इसकी हाइट 1000 से 2000 मीटर, जबकि इसकी हाइट जो लेंगे दूसरा का, ये औसत तौर पर 2000 से लेकर 3000 मीटर। और जो ये है ऊपर वाला, ये सब हो गया 3000 मीटर से अधिक। तो 3 जोन में हमने बांट दिया।
पहला जोन 1000 से 2000 मीटर का, दूसरा जोन 2000 से 3000 मीटर का, और तीसरा जोन 3000 से ऊपर की ऊंचाई का। कहीं कहीं 100-200 मीटर ऊपर नीचे देता है, कहीं 1800 ही दे देगा, कहीं 3000 की जगह 3200-3300 दे देगा। तो वो कंफ्यूज नहीं करना कि औसत लेके चलना है कि 1000 से 2000 मीटर का जो जोन है ये, और 2000 से 3000 के बीच का जोन है जो ये, और 3000 से अधिक है वो अलग। और इस प्रकार से 3 तरह के 3 क्षेत्र के मिट्टियां दिखाई पड़ती है पर्वतीय क्षेत्रों में। अब यहां ध्यान रखना है कि हमने कहा मिट्टी में निर्माण की प्रक्रिया, ऐसे स्लोप है, बारिश होगा, पानी ऊपर से गिरेगा, पानी ऊपर से मिट्टियों को नीचे लेकर आएगी, पथरीला इलाका है, सब जगह अलग अलग तरह का नेचर, यहाँ नमी कुछ और है, यहाँ नमी कुछ और है, यहाँ नमी कुछ और है, यहाँ की चट्टाने अलग रूप में है, यहाँ की चट्टाने अलग है, यहाँ चट्टाने अलग है, यहाँ पेड़ पौधा जो नीचे में है उसमें टेम्परेचर, उसको माहौल अलग मिल रहा है, यहाँ जो पेड़ पौधा है उसको अलग माहौल मिल रहा है, यहाँ अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग मौसम है, अलग अलग तरह के वातावरण है, और इसकी वजह से यहाँ जो वनस्पति होगा वो अलग, यहाँ जो होगा वो अलग, और यहाँ जो होगा वो अलग तरह की होगी। और इस प्रकार से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सबसे नीचाई वाला क्षेत्र है, सबसे निम्नवर्ती क्षेत्र जो पर्वत के बेस में है, तराई क्षेत्र भी कह सकते हैं या पर्वत पदीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, यहां पर मुख्य रूप से जो मिट्टी का प्रकार दिखता है वो भूरी मिट्टी होती है। यहां ध्यान रखना है कि निम्नवर्ती क्षेत्रों में, पर्वतीय एरिया में कौन मिट्टी, तो भूरी मिट्टी, कलर भूरा होता है, ब्राउन सॉइल, यहां जो कलर होगा भूरा से लेकर काला तक दिखे, तो कालापन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है क्योंकि ह्यूमस की मात्रा नीचे ज्यादा होगी, ऊपर से सब आकर के नीचे कार्बनिक होगी, जमा होंगे, तो नीचे का मिट्टी और ऊपर की मिट्टी में बहुत फर्क होगा। तो जो सबसे नीचे मिट्टी होगा वो भूरी होगी। जब थोड़ा सा ऊंचाई पर आएंगे, मतलब 2000 से 3000 मीटर के क्षेत्र में, तो यहाँ एक अलग मिट्टी होगी जिसका नाम है पॉड जॉल मिट्टी, पॉड जॉल मिट्टी दूसरा। और तीसरा जो सबसे ऊंचाई पर है, यहां पर तो कुछ टिकेगा नहीं, बारिश होगा, पानी बिल्कुल सड़क करके नीचे आ जाए, जो भी यहां पर गिरेगा पेड़ पौधों का भाग वो भी सड़क करके पानी वगैरह के साथ नीचे आ जाए। तो ये जो हो रहा है क्रियाएं, भौगोलिक घटनाएं, इसके बाद यहां जो मिट्टी मिलेगी ये एक अलग मिट्टी होगी जिसका नाम अल्पाइन मिट्टी। तो यही 3 तरह का वर्गीकरण। तो पूछ देगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे निम्न ऊंचाई पर कौन सी मिट्टी, भूरी मिट्टी, मध्यवर्ती क्षेत्रों में कौन मिट्टी, पॉडजोल मिट्टी, और सबसे ऊंचाई पर अल्पाइन मिट्टी। मतलब यहां जो मिट्टी है वो 3 प्रकार का। पहला मिट्टी जो है उसका हमने कहा कि ये भूरी मिट्टी। कौन मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये ध्यान रखना है। पहला जो है सबसे भूरी मिट्टी, और भूरी मिट्टी का जोन जो है वो ध्यान रखना है कि ये नीचे से 1000 से लेकर 2000 मीटर के ऊंचाई तक मिलता है, ये ध्यान रखना। यही इसका विस्तार है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक। अब यहां पर चूंकि पोषक तत्व थोड़ा ज्यादा है तो पौधे का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होता है, और पौधे के डेवलपमेंट की वजह से इस भूरी मिट्टी में ध्यान रखना है कि यहां पर चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, कौन वन, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन में जो हमने फलों का नाम लिया, सेब है, नाशपाती है, ओक है, चेस्टनट है, ये सब यहीं पर मिले। और मुख्य रूप से आपको सेब को ध्यान रखना कि इसी निम्नवर्ती क्षेत्र में जो भूरी मिट्टी होती है यहीं पर सेब के बागीचे लगाए जाते हैं, यहीं पर सेब का मुख्य रूप से कृषि कार्य या उत्पादन होता। तो ये सबसे निम्नवर्ती क्षेत्र में है, सबसे नीचे है, ये ध्यान रखना। अब दूसरी मिट्टी की बात करें तो दूसरी मिट्टी, भूरी मिट्टी के बाद दूसरी जो है इसका नाम है पॉड जॉल मिट्टी, पॉड जॉल मिट्टी। तो थोड़ा सा यहां पर
नीचे से ऊपर आ गए हैं और इसकी वजह से भौगोलिक दशाएं बदल गई है। अब यहाँ भूरी नहीं है, भूरी से थोड़ा सा और ज्यादा गहरा कलर लिए हुए और इसको भौगोलिक रूप से एक नाम दिया गया पॉडजोल मिट्टी। अब पॉडजोल मिट्टी की अगर विस्तार देखेंगे तो ध्यान रखना है कि ये मिट्टी 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये ध्यान रखना कि ऊंचाई जो वर्गीकरण है वहां पर एक तो 1000 से 2000 तक, और यहां पर जब आ गया मीडियम क्षेत्रों में, मध्यवर्ती क्षेत्रों में तो 2000 से 3000 मीटर तक। और एक अलग तरह की मिट्टी है जो नीचे की तुलना में थोड़ा सा कम है और पोषक तत्व भी कम है, और यहां पर बनावट की प्रक्रिया भी थोड़ी सी अलग है। अब इसकी वजह से ये पॉडजोल मिट्टी जो है एक अलग तरह के वनस्पति का विकास करती है, अलग तरह के पौधे यहां विकसित होते हैं, और उस पौधे के कारण यहां पर जो जंगल विकसित होता है उसको शंकुधारी वन कहते हैं। शंकुधारी वन या इसी को कोनधारी वन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि शंकुधारी वन पर्वत के किस ऊंचाई पर मिलेगा, तो 2000 से 3000 मिलेगा, या मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलेगा। पूछ देगा शंकुधारी वन किस मिट्टी में विकसित होता है, तो पॉडजोल मिट्टी में विकसित होता है। और पॉडजोल मिट्टी कहां मिलेगा, तो पर्वत के मध्यम क्षेत्रों में, मीडियम हाइट पर मिलेगा। ये ध्यान रखना है। और शंकुधारी वन ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में सबसे इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण वन है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो ये ध्यान रखना है कि शंकुधारी वन जो आर्थिक रूप से इसकी लकड़ियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी है विश्व स्तर पर, भारत में नहीं, सबसे उपयोगी है। ये ध्यान रखना है। जिसमें आपको क्या क्या विकसित होता है, तो यहां ध्यान रखना है, यहां पाइन होता है, फीर होता है। तो ये पाइन, फीर, चिलगोजा कहते हैं, देवदार कहते हैं, चीड़ कहते हैं, ये सब इसी जगह पर पाया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल प्लांट के तौर पर होता है। भारत में बिल्डिंगें ईंट, पत्थर, सीमेंट से बनता है, कंक्रीट से बनता है। जो रिच पर्सन है, बड़े बड़े देश हैं, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, बड़ा जहां पर पूरे चीजों को समझा जाता है, सब कुछ साइंटिफिक तौर पर, तो वहां वुडन फ्लोर बनता है। तो वुडन फ्लोर में इन्हीं सब पौधों का उपयोग होता है, लकड़ियों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम आगे भी बताएंगे जब वन चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि शंकुधारी वन, यहां पर देवदार को ध्यान रखें। देवदार जानते हैं, जिससे हुमाद प्राप्त होता, तो हुमाद जो जलाते हैं वो देवदार इसी शंकुधारी वन का पौधा। और देवदार पर लोग पूजा भी करते हैं, अपना जो एक आस्था है धार्मिक तौर पर, वो हिंदू संस्कृति में उसको पूजा पाठ में यूज करते हैं। साथ ही मरने के बाद डेड बॉडी को जलाने में भी देवदार का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। और इसलिए देवदार को आपको ध्यान रखना है कि देवदार किस वन में है, शंकुधारी वन किस मिट्टी में, पॉडजोल मिट्टी। तो दूसरी मिट्टी होगी। अब दूसरी के बाद तीसरी मिट्टी जो है यहां पर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर पर्वतीय मिट्टी की बात समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा टाइप जो है पर्वतीय मिट्टी का, उसको देखना। और तीसरा जो टाइप है वो तीसरा टाइप नाम है अल्पाइन मिट्टी। अल्पाइन मिट्टी। तो अल्पाइन मिट्टी, अब हम लोग नीचे से चलते चलते सबसे ऊपर तक पहुंच गए। हाइट बढ़ रहा है ऊपर, मिट्टी बदल रही। तो ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पर्वतीय मिट्टी के प्रकार में ये ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है। अलग अलग ऊंचाई में अलग अलग तरह की मिट्टी। और जब इसका विस्तार देखते हैं तो यहां पर हमने कहा कि ये जो मिट्टी, अल्पाइन मिट्टी, ये मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां, तो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर।
ये ध्यान रखना, यही इसका विस्तार क्षेत्र है। अब ऊपर आ गए तो बिल्कुल अलग तरह का क्लाइमेट है, बर्फ भी है, ठंडा जोन है, पानी बिल्कुल ठहरता नहीं है, जो भी पानी होता है बिल्कुल नीचे आ जाता है, पोषक तत्व भी बहते बहते नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल अलग तरह की मिट्टी, और इसलिए इसको अल्पाइन मिट्टी कहते हैं। और इस अल्पाइन मिट्टी में जो पौधे या वनस्पति विकसित होते हैं उसको इसी के नाम से जोड़ करके अल्पाइन वन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, अल्पाइन वन, ये ध्यान रखना है। तो अल्पाइन वन मुख्य रूप से पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों में मिलेगा, सदाबहार वन नीचे के क्षेत्रों, शंकुधारी वन बीच में, और अल्पाइन वन सबसे ऊंचाई पर। तो ये ध्यान रखना है अल्पाइन वन। और अल्पाइन वन जो होता है उसमें कुछ पौधे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ध्यान रखना है एक अखरोट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ने हर चीज का डेवलपमेंट या विकास बहुत सोच समझ के किया है। अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट से बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, और ठंडे प्रदेशों में विकसित करती है नेचर कि वहां के जीव जंतु जो रहेंगे उनको इससे मदद मिलेगी। ठंडा में गर्म चीजें उत्पादन होना, गर्मी में ठंडी चीजें उत्पादन होना। देखते हैं गर्मी आती है, जब खूब चिल्ड गर्मी होता है तो तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब उत्पादन होता है। तो जिस तरह का क्लाइमेट होता है, नेचर बिल्कुल सब कुछ अपने सिस्टम के हिसाब से सब कुछ बना के रखा। कहा जाता है कि प्रकृति में इतनी क्षमता है, इतने संसाधन है कि इस पर रहने वाले हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, एक एक क्रिएचर के लिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकती। लेकिन आदमी के, कोई एक आदमी की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में ये पृथ्वी असमर्थ हो जाती है, और महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता है। और इसलिए हमने बार बार कहा है कि जीवन अगर सुचारू सफल रूप से जीना है तो अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, तभी आप अच्छा जीवन, सुकून पूर्वक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। नहीं तो उस एम्बिशन में, उस महत्वाकांक्षा की प्राप्ति में पूरा जीवन पिस जाता है और आदमी का जीवन तहस नहस हो जाता है। तो इसको समझना है। अब यहां ध्यान दें कि अखरोट यहां पर मिलता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है जिसको हापूसा कहते हैं। हापूसा को नॉर्मली जूनिपर कहा जाता है। तो ये जूनिपर भी एक इंपॉर्टेंट पौधा है जो इस वन का महत्वपूर्ण प्लांट्स के तौर पर देखा जाता है। अक्सर पूछा है कि जूनिपर प्लांट मिलता है किस वन में, तो अल्पाइन वन में। तो वन जब चर्चा हुई तो वहां फिर से ये सब पढ़ें, क्योंकि मिट्टी आई है तो जो मिट्टी का जो विशेषता है उसको हम यहां लेकर चल रहे हैं। तो यही पर्वतीय मिट्टी का विस्तार की बात और किस मिट्टी का कहां पर क्या प्रधानता है ये हमने दिखाया। अब जब मिट्टी पढ़ लिए पूरा सभी प्रकार में, तो हमने कहा था कि मुख्य रूप से आपको 4 ही प्रकार की मिट्टियों को ध्यान देना है। लेकिन जीएस में उसके अलावा जो भी मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी फैक्ट आपको बताया जा रहा है, जो भी चीजें जोड़कर बताई जा रही है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, तभी आप चीजों को बना पाएंगे। और क्वेश्चन कितना भी कठिन करेगा आप आंसर कर पाएंगे। आप लोग जो क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं अभी, उन सभी को पता है कि आज से मैंने फिर से करंट अफेयर का क्लास शुरू कर दिया है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे। खासकर बिहार दरोगा का जो एग्जाम आने वाला है पीटी का, और साथ ही 66 बीपीएससी का जो पीटी होगा उसके लिए, साथ ही सचिवालय भी आने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। बिहार सरकार का चुनाव की वजह से एक दबाव है युवा वर्ग को खुश करने के लिए, वो तरह तरह की वैकेंसी दे रही है। और सब में करंट अफेयर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। जो पढ़ रहे हैं वो तो जीएस पढ़ते ही हैं, और करंट पर बिल्कुल फोकस करके रखना, क्योंकि करंट के बिना रिजल्ट संभव नहीं है। करंट से आज जीवन चल रहा है, विद्युत चलता है, करंट का झटका लगता है, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाता है। अगर झटका लग गया गलत तरीके से तो नुकसान पहुंचा देगा, और सही तरीके से करंट चलेगा तो जीवन आज चल रहा है उसी के बदौलत। उसी तरह से करंट के महत्व को समझना कि करंट का अगर सब कुछ सुचारू चलेगा, आपकी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट आप दे पाएंगे, सफल हो जाएंगे। और करंट का झटका लग गया, आप नहीं कर पाए, तो आपकी सारी पढ़ाई पर मेहनत फिर जाएगी, पानी फिर जाएगा। और इसके चलते आप करंट पर ध्यान दें, और उसी को ध्यान में रख करके मैंने प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट का क्लास आपको लिए ला दिया है। आप उसको देखें कंटिन्यूअसली।
साथ ही जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पहली बार ज्वाइन किए हैं, वो अपने अपने ग्रुप में इस चैनल को जरूर शेयर करें, इसके लिंक को भेजें, ग्रुप को बड़ा करें। जब बड़ा करेंगे, सबके बीच आप खुद का आकलन करेंगे, तभी आपको अपनी क्षमता का एहसास होगा। आप अकेले पढ़ते रहें और खुशफहमी पाले रहें कि मैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तैयारी है मेरा, तो वो आपकी तैयारी को नुकसान पहुंचा देगा। जितना बड़ा टीम होगा और उसमें आपके परफॉर्मेंस का जब आकलन होगा, तो फिर आप जज कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। 100, 200, 1000, 2000, 5000 के बीच मेरा क्या लोकेशन है, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इस टीम को बड़ा करें अपनी सफलता के लिए, इस चैनल की सफलता के लिए, साथ ही इस पढ़ाई की सफलता के लिए इस टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने का प्रयास करें। अब यहां चलते हैं, जो मिट्टी को हमने देखा, मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी का प्रकार, अलग अलग तरह की मिट्टियों का सारा फीचर मैंने बताया। अब इस मिट्टी से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है वो है मिट्टी से संबंधित होने वाली भौगोलिक क्रियाएं। तो ध्यान रखना है इसको। और जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, यहां रटने से काम नहीं होगा। मिट्टी से संबंधित होने वाली भौगोलिक क्रियाएं, ये ध्यान रखना। और जब ये पढ़ लेंगे तो मिट्टी का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मिट्टी के कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट तथ्य भी होंगे जो हम आपके सामने लेकर आए। तो क्या है भौगोलिक क्रिया, इसको समझे, नाम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। पहला जो है एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया भौगोलिक प्रोसेस में, नाम है अपक्षय। बहुत इंपॉर्टेंट है अपक्षय। दूसरा है अपर्दन। पहला अपक्षय, दूसरा अपर्दन, तीसरा अनाच्छादन। चौथा अपवाहन। तो ये चार महत्वपूर्ण, और ये चारों को समझना है अच्छे से कॉन्सेप्चुअली। अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, अनाच्छादन क्या है, अपवाहन क्या है। और जिसको समझेंगे तो इससे काफी सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ये चार टर्म भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के द्वारा स्थलाकृतियां बनती है, स्थलाकृतियां मिटती है। तो स्थलाकृति जब पढ़ेंगे आगे, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, तो इन्हीं सब क्रियाओं का प्रभाव पढ़ना होगा। इसी में एक और क्रिया है, पांचवा, आप और लिख देते हैं, नाम है निक्षेपण। ये सब मिट्टी से संबंधित क्रिया, और ये क्रियाएं जो घटित होती है, इसी के कारण हमारे आसपास अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण होता है, अलग अलग तरह की चीजों के बने हुए चीजों का विनाश होता है। और यही हम लोग को समझना है, मिट्टी के निर्माण से लेकर मिट्टी के बनावट और उसके विनाश की क्रिया को समझना है कि मिट्टी कैसे बनती है, उस मिट्टी को कौन कौन सी चीज नुकसान पहुंचाती है, और उस नुकसान का प्रभाव के कारण मिट्टी की मृत्यु कैसे होती है, और मिट्टी को मरने से हम कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि मिट्टी का मरना मानव की मरना हो जाएगा, मानव की सृष्टि पर प्रश्न लग जाएगा, क्योंकि मिट्टी से ही जीवन चल रहा है। और वो सब हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे, जिसको हम लेकर आएंगे अगले ज्योग्राफी के क्लास में। तो जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें। अब यहां के बाद हो सकता है कि क्वेश्चन आवर आएगा जो मिट्टी से रिलेटेड होगा, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मिट्टी पूरा रिवाइज करते रहें और बिल्कुल पढ़ाई को निरंतरता के साथ जारी रखें। तो बोलिए एक बार सब मिलकर के, एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की।